Good morning, my dear students. Today's topic is depression in freezing point. This is the next colligative property after elevation and boiling point. So let's start it. This is NCRT series I have already told you. Depression of freezing point. What is this? This is basically a colligative property, right? And when will it happen? When to a solvent, this is water, and we have added to it glucose. We already know vapor pressure decreases and boiling point increases of the same solution, right? Now the freezing point decreases. Got this idea? Why? The freezing point of pure water is 0 degrees C, but if on adding glucose, salt, or anything, uh, one second. Okay, the pure water has freezing point 0 degrees C, but on adding glucose, sucrose or urea, whatever we are adding, any non-volatile solute is added to it, its freezing point will decrease minus 0.23, whatever ये हो जाएगा. ये मतलब है इसका कि freezing point decrease हो जाएगा. क्यों decrease हो जाएगा? बिकॉज वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. वो हम पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर क्यों इसका डिक्रीज होगा. और फ्रीजिंग पॉइंट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. याद है कि बॉइलिंग पॉइंट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, बट फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर. बाय व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन? पहले तो हम ये देखते हैं. दे देखो, what is the freezing point of a substance? May be defined as the temperature at which the vapor pressure of substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase. मीन्स मान लो हमने वाटर है, वाटर का सॉलिड फेज क्या होती है? आइस. आइस और वाटर का जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा जिस टेम्परेचर पर, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, राइट? अब ध्यान से यहाँ से ग्राफ देखो कि क्यों नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर देखो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस और ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस. क्यों होता है? ध्यान से ग्राफिकली देखने की कोशिश करो. ये सॉल्वेंट है, समझ लो प्योर वाटर है, ठीक है. हम इसको कूल कर रहे हैं क्योंकि देखो टेम्परेचर इधर मतलब लो हो रहा है, इधर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है. तो हम लोग ने इसको कूल कर रहे हैं वाटर को, करते 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 वन स्टेज, वन टेम्परेचर विल कम जब इसकी जो सॉलिड फॉर्म होती है, फ्रोजन सॉलिड की आइस होता है, उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है. तो ये वाला पॉइंट जहां पर सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज के इक्वल हो जाता है, इसको तुम आइस समझो, इस वाली लाइन को. इसको वाटर समझो. तो इस टेम्परेचर पर दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. और जब आप सॉल्यूशन बना देते हो, मींस इसमें अगर आपने ग्लूकोज, सॉल्ट कुछ भी ऐड कर दिया, तो देखो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. यहां से देखो, वेपर प्रेशर कम हो गया, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा था, तो वेपर प्रेशर कम होगा, लाइन नीचे आ जाएगी. अब आप इसे कूल कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, इस टेम्परेचर पर जाकर इसका जो सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है इक्वल होगा, कम टेम्परेचर पे जाके इक्वल होगा. तो इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. सारा खेल वेपर प्रेशर का है. अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा तो बहुत ज्यादा ठंडा करने के बाद उसका वेपर प्रेशर जो है ना, उसके सॉलिड फॉर्म के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब हम मैथमेटिकली देखते हैं कि किस पे डिपेंड करता है. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट -0.3 भी हो सकता है, -0.4 भी हो सकता है, -0.5 भी हो सकता है. किस बात पे डिपेंड करेगा? कि आपने सॉल्यूट कितना ऐड किया. जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा.
ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, लेट टी एफ नॉट विद द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वाटर का है सपोज से फॉर अ मोमेंट, एंड टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड इन इट, यानी कि सॉल्यूशन का हुआ। तो डेल्टा टी एफ क्या होगा, प्योर माइनस टी एफ इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Similar to elevation of boiling point, depression of freezing point for dilute solution is directly proportional to molality, means it is a colligative property. दोबारा से, freezing point is the temperature at which the vapor pressure of the substance in the liquid phase is equal to its the vapor pressure in the solid phase. पहले भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। एंड ग्राफिकली आई हैव शोन यू, दिस इज, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे आएगा। ये ग्राफ बना होगा, यहाँ पे लिखा होगा ए, यहाँ बी, यहाँ सी। तो सी किसका कर्व है, सॉल्यूशन का। ए किसका कर्व है, लिक्विड सॉल्वेंट का। बी किसका है, इस पॉइंट के बाद तो सॉल्यूशन का है, और इस पॉइंट तक प्योर सॉल्वेंट का है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम हो जाता है। ठीक है, और मैथमेटिकली लेट अस सी। मैथमेटिकली delta TF is directly proportional to M, where M is the molality of solution. And delta TF, to remove this sign, we have to introduce one constant. And here we have introduced constant KF. In case of elevation in boiling point, this constant was KB into M. And here it is KF. इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ के एफ, के एफ की डेफिनेशन क्या होगी, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एंड व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन टू बी 1। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे मोलैलिटी को आप पूरा ओपन कर दो। अभी हम नीचे देख लेते हैं एक बार, फिर मैं अपने हिसाब से फॉर्मूला भी करा देती हूँ। सी, KF is also known as cryoscopic constant. Unit of KF is Kelvin किलोग्राम पर मोल, जस्ट लाइक KB सेम है। और यहाँ पे मोलैलिटी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, मैंने कैसे किया था, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, हमने ये किया था ना। तो आपने मोलैलिटी को ऐसे ही पुट करो, क्योंकि हम जो कर चुके हैं वो इजी है। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W अपॉन मोलर मास, हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटू 1000 अपॉन W। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो एम डैश को उधर ले जाओ और यू विल गेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और सारी टर्म्स हमको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल अभी मैं करके बताती हूँ कैसे करेंगे। फॉर डिटर्मिंग द मोलर मास ऑफ सोल्यूट वी शुड नो द क्वांटिटीज। ऑफ कोर्स वो कहता है मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, डेल्टा TF पता होना चाहिए, वेट ऑफ द सोल्यूट पता होना चाहिए, वेट ऑफ द सॉल्वेंट पता होना चाहिए। अगर हमको सॉल्वेंट पता है तो KF तो हर सॉल्वेंट का फिक्स होता है और वो उतना ही होगा। ठीक है, यहाँ पर KF का एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, जैसे KB का था R, गैस कांस्टेंट, M1 ऑफकोर्स सॉल्वेंट है, TF यहाँ पे TF नॉट होना चाहिए था, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 1000 इंटू दिस फ्यूजन, यहाँ पे लिखा भी होगा, अभी देख लेते हैं। सिंबल्स R, M, T, F, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो प्योर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे नॉट होना चाहिए था, क्योंकि हम उसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट नहीं भी है तो इट्स ओके, आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, दीज आर द वैल्यूज ऑफ KF। ये KF की वैल्यूज हैं, ये KB की हैं, KF को देखो। वाटर का KF है 1.86, वॉट इथेनॉल का 1.99, साइक्लोहेक्सेन का 20, वाओ, बेंजीन का 5, क्लोरोफॉर्म का 4.79, क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड का
31.8, कार्बन डाइसल्फाइड का 3.83, डाइथाइल ईथर का एसिटिक एसिड का 3। आपको पता है क्या चीज लेने में फायदा होता है? जिसका भी केएफ की वैल्यू ज्यादा होती है ना, उसको लेने में फायदा होता है, क्योंकि अगर केएफ की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा टीएफ भी ज्यादा होगा। और अगर डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा तो पढ़ने में आसानी रहेगी। बहुत कम होगा तो थर्मामीटर में हम कैसे पढ़ेंगे, जो भी हम यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए टेम्परेचर। सो यहाँ पे क्वेश्चन मुझे याद आ गया। नॉर्मली एग्जाम्स में क्वेश्चन आता होता है कि वाई कैम्फर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन रास्ट मेथड। रास्ट मेथड क्या है? टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। तो हम कहते हैं कि कैम्फर का जो के एफ की वैल्यू होती है ना, दिस इज वेरी हाई, जिससे कि डेल्टा टी एफ विल ऑल्सो बी वेरी हाई एंड इट इज वेरी इजी टू डिटेक्ट। ठीक है, तो देख लो, खुद ही देख लो कि अलग अलग का अलग अलग के एफ होता है। वाटर का के भी याद रख लो, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। वाटर का के भी 0.52 है और के एफ 1.86 है। राइट। This is our first question on this particular topic. So let us read it. Well, 45 gram ethylene glycol, this is the weight of the solute, chota W, is mixed with 600 gram of water, bada W. Calculate the freezing point depression. We have to find out delta TF and the freezing point of solution. टी एफ, सॉरी नॉट डेल्टा, तुम निकाल लेंगे, टी एफ भी निकालना है सॉल्यूशन का। राइट, इन्होंने देखो के एफ की वैल्यू नहीं दी है क्योंकि ऊपर अभी भी हमने फ्रेश फ्रेश टेबल पढ़ी है ना, तो इसलिए। अदरवाइज इन एग्जाम इट विल बी गिवन, जो के एफ की वैल्यू हमने पढ़ी थी 1.86 होती है ना। ठीक है, आप इस तरीके से इतना इस तरीके से करने की कोशिश मत कीजिए जैसा कि एनसीईआरटी ने दी है। आप सीधा क्या करिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बहुत आसान रहेगा। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 1000 अपॉन बड़ा डब्ल्यू। तो दिस वी हैव टू कैलकुलेट। के एफ 1.86 है, स्मॉल डब्ल्यू इज मेरा F2 पे जा रहा हूँ मैं। 45 ग्राम, और इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास 3, 62 है मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का, यहाँ पे 62 आ जाएगा, इनटू 1000 अपॉन बड़ा डब्ल्यू 600 आ जाएगा। सो देखो ये हमने बस निकाल लेना है। एक और बात बताऊं, जब भी आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालो ना, 0 डिग्री सी में से माइनस कर देना डेल्टा टी एफ। आप ये वाली लाइन याद रखो। ये जो फॉर्मूला है ना, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आई नो। वो बोलेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी डॉट एफ माइनस टी एफ, ये निकालना है, कर दो। कुछ नहीं, सॉल्यूशन का निकाल लो, 0 डिग्री में से माइनस कर देना। और अगर भूल जाओ तो एक छोटी सी बात याद रखना कि जब आप किसी सॉल्वेंट में कोई भी सोल्यूट डालोगे ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। जो भी आंसर आएगा कम या ज्यादा, तुम्हें अगर फाइंड आउट करना हो तो सॉल्यूशन वाला कम होगा और प्योर सॉल्वेंट वाला ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने याद रखना है। अब तुम सोचोगे यहाँ तो केल्विन में दिया हुआ है, तो हाँ ऐसे भी कर सकते हो, 273.15 केल्विन में से माइनस कर दो। बट मैं रेकमेंड करूंगी 0 डिग्री सी में से माइनस करो, इजी है, वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अब तुम कहो कि पूछा ही केल्विन में हुआ है, तो अरे यार पहले डिग्री में कर लो। मान लो डिग्री में आपका आंसर आया -0.2 डिग्री, तो हम सबको पता है कि डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273.15 हम ऐड कर देते हैं। आसान है, मेरे वाला मेथड आसान है। इन्होंने न्यूमेरिकल को बहुत कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है एनसीईआरटी ने। ये अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, छोटे बच्चों की तरह। बट फॉर्मूले वाला तरीका हमेशा बेस्ट रहता है, याद रखना। 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, स्मॉल W1, कैपिटल W50, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 इज डायरेक्टली डेल्टा टी एफ इज गिवन। याद है मैंने पहले भी बोला था कि डेल्टा टी एफ जो होता है ना, कभी भी मतलब 4 to 6 डिग्री से ऊपर नहीं होएगा, याद रखना। ये तो 0.4 केल्विन दे रखा है ना। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट मींस के एफ की वैल्यू है 5.12। फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वंस अगेन यू हैव टू पुट द सेम फॉर्मूला in the very first line, how to solve such kind of question in exam, and it is multiplied by kf, right? And you have to write down small w 1 gram, capital W 500 gram, and delta TF is इतना। ये अलग से आपको लिखना चाहिए एग्जाम में। फिर आप यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। नहीं, वैल्यूज पुट करने से पहले हमें ये कैलकुलेट करना है ना, सीधा कर लो, इसको यहाँ ले आओ।
और डेल्टा टी एफ नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में और इनटू के एफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पुट करोगे आप? W की जगह 1, डेल्टा टी एफ की जगह 0.4, 1000 अपॉन बड़ा W हमारा कितना था 50, इंटू के एफ की वैल्यू थी कहाँ गई 5.12। बस आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, राइट। बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो आपको ये सब कुछ आसान लगेगा। न्यूमेरिकल कौन कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे करना है, आंसर का यूनिट जरूर लिखना होता है। हम अभी ऑस्मोटिक प्रेशर को नहीं ले रहे, हम इसकी डीपीटी करेंगे पहले। ये रिलेटिव लोडिंग है। नेक्स्ट होगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वी हैव डन। एंड दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे इस पे बच्चों। Well, define freezing point. It is the temperature. One second. Once again, I am repeating. It is the temperature at which vapor pressure of a substance in liquid form is equal to vapor pressure of it in the solid form. Right? Why freezing point decreases when glucose or salt is added to it? Because vapor pressure decreases and freezing point is directly proportional to vapor pressure, so freezing point decreases. Show graphically the depression in freezing point. वैसे तो हम कर चुके, मैं दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर लेना है, वेपर प्रेशर लेना है। तो आप एक काम करो, आप दो लाइनें लगाओ, एक ऐसे कर देना, एक ऐसे। यहाँ पे इसके ऊपर लिख देना सॉल्यूशन, एंड हियर यू हैव टू राइट डाउन सॉल्वेंट। और यहाँ नीचे आओगे तो ये हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, और जहाँ पे ये पॉइंट मीट कर रहा था ये डेल्टा टी एफ नॉट है, इन दोनों के बीच में डेल्टा टी एफ है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू शो ग्राफिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। राइट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो फॉर्मूला वी हैव टू राइट डाउन। राइट, दोनों लिखिएगा। Suppose this is the question, exactly the same question is asked in your exams. What you have to do? You have to write down the formula first of all. Then you will have to explain where W is the weight of solvent, M dash is the molar mass of solute, W is the given mass of solute, Kf is the cryoscopic constant of the solvent, delta Tf is the depression in freezing point. Each and everything you have to write down कि किसके लिए मैंने यूज करी है ये। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द रिलेशन बिटवीन के एफ एंड डेल्टा एच फ्यूजन। ये डायरेक्ट रिलेशन पूछा हुआ है जो हमने अभी अभी किया है। सो के एफ इज इक्वल टू, बताओ यहाँ पर क्या था, आर था, टी नॉट एफ का स्क्वायर था, 1000 था, और यहाँ पर था, सॉरी यहाँ पर एम था, मोलर मास ऑफ दिस 1000 नीचे था, और इनटू डेल्टा फ्यूज एच था। ये था ऊपर मोलर मास था, नॉट 1000 नीचे था। दिस वॉज अ डायरेक्ट फॉर्मूला बिंग यूज दैट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूव दैट डेल्टा टी एफ इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप शो भी कर सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू। सो आप कह सकते हैं कि ये इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला लिख के सीधा बोल देना, पहले फॉर्मूला लिख देना, फिर बोल देना इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। राइट, what is antifreeze? Antifreeze is a substance which decreases the freezing point of solution. ठीक है, why it is called so का आंसर तो ये है, और एग्जाम्पल है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और ये इथाइलिन ग्लाइकोल एंटीफ्रीज का काम क्यों करता है? बिकॉज इट डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और ये कहाँ यूज होता है? हमारी कार के रेडिएटर में यूज होता है, ताकि हिली एरियाज पर हमारे कार के रेडिएटर का वाटर फ्रीज ना हो। तो एंटी फ्रीज उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है और हिली एरियाज पर पानी को जमने नहीं देता है। कैन वी यूज अबव एंटी फ्रीज इन समर्स ऑल्सो? हाँ, ये एंटी फ्रीज जो है बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज भी करता है। तो येस, वी कैन यूज इट इन समर ऑल्सो। समर में जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का बहुत बढ़ जाता है, ताकि उसका वेपोराइजेशन कम हो सके। तो येस, इट कैन बी यूज इन समर्स ऑल्सो। हाउ रोड्स हैविंग स्नो इज स्प्रेड विद सॉल्ट्स एंड वॉय?
क्या होता है, सड़कों पे रोड, सॉरी, ये स्नो आ जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा यूएसए कनाडा में अक्सर जो रोड्स होती हैं उनको बहुत स्नो होती है। हमारे अपने हिल एरियाज पे बहुत स्नो होती है। तो इसको कैसे हटाया जाता है? इसके ऊपर ना सॉल्ट स्प्रे कर देते हैं। क्यों करते हैं? जो सॉल्ट होता है ना, ये स्नो तो होती है वाटर, तो ये स्नो यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है, ये मेल्ट अवे हो जाती है। सॉल्ट को स्प्रे करते हैं तो स्नो मेल्ट अवे हो जाती है, क्योंकि ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करते ही शर्म के मारे पानी की पानी हो जाती है, ठीक है। वाई कैम्फर इज यूज इन रास्ट मेथड टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ नेफ्थलीन। अभी क्वेश्चन कराया था ना, कैम्फर के केएफ की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जिससे डेल्टा टीएफ विल बी वेरी हाई एंड इजिली डिटेक्टेड, आसानी से इसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। वाई ओशंस डू नॉट फ्रीज? क्योंकि उसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है, लगभग 2% सॉल्ट होता है। अब समझ में आया समुंदर का पानी खारा क्यों होता है? ये भगवान की प्लानिंग है। सोच के देखो कि अगर इसमें सॉल्ट नहीं होते, पानी फ्रीज हो जाता, कितनी एक्वेटिक जो फ्लोरा फौना है वो मर जाता है ना। इसीलिए भगवान कितना दयालु है, इज वेरी काइंड, गॉड इज वेरी काइंड। इसलिए ओशन फ्रीज नहीं होते। 2% उसमें सॉल्ट होते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट काफी कम होता है। सो गॉड इज वेरी काइंड। उसने कैसी सब सबके लिए उसने सोचा है, देखो, है ना। नेक्स्ट है, आइसक्रीम सेलर पुट्स अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड कॉमन सॉल्ट अराउंड कोन्स ऑफ मेटल प्लास्टिक। मतलब क्या है इसका? ये देखो, ये कुल्फी वाला है, यहां से वो हमको आइसक्रीम निकाल के देता है, यहाँ से ढक्कन ओपन करता है, यहाँ आइसक्रीम्स पड़ी होती हैं। आपको पता है इसके चारों तरफ एक इंसुलेशन होता है, यहाँ पे आइस होती है और बीच में खूब सारा सॉल्ट डाला होता है। सॉल्ट डालने से क्या होता है, ये आइस का टेम्परेचर कम हो जाता है। अब ये 0 डिग्री सी वाली आइस नहीं है, ये -2 या 3 डिग्री वाली आइस है, और यहाँ पर जो हमारी आइसक्रीम्स होती है वो मेल्ट नहीं होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रीजिंग मिक्सचर बना देता है। जो ये सॉल्ट और आइस को मिक्स करते हैं ना, तो फ्रीजिंग मिक्सचर बन जाता है, यानी कि जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम बेंजीन लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बेंजीन बाय इतना। ये हम अभी कर चुके हैं अभी ऊपर। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल वाला भी अभी हमने कर लिया है। ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्ट एग्जाम्पल वाले ही हैं। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी C6H8O6 to be dissolved in 75 ग्राम एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री से। बाय बोला तो इसका मतलब यही डेल्टा टीएफ ही है। अब कई बच्चे कहते हैं कि मैम केल्विन में बदलना है। नो, डेल्टा टीएफ को कभी नहीं बदलते। डेल्टा टीएफ के साथ अगर मैं 0.4 केल्विन लिखूं तो आपको यही लेना है, अगर मैं 0.4 डिग्री सी लिखूं तो भी यही लेना है। तो कब करते हैं? जब मैं टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलूंगी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बोलूंगी, तब डिप्रेशन बोलूंगी तो आप नहीं करेंगे। अब इसको डिग्री को, सी को केल्विन में चेंज नहीं करना है। कैलकुलेट क्या करना है हमको? कैलकुलेट द मास ऑफ, छोटा डब्ल्यू निकालना है। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू, मोलर मास, इंटू 1000 अपॉन बिग डब्ल्यू। डेल्टा टी एफ इज 1.5, स्मॉल डब्ल्यू टू बी कैलकुलेटेड, मोलर मास यहां से निकालेंगे, वेयर इज द फॉर्मूला, ये रहा। अब इससे कैसे निकालेंगे? 12 इंटू 6, 8 इंटू 1 और 16 इंटू 6, जो भी आएगा यहाँ प्लस करके मोलर मास यहाँ पुट कर देना, इंटू 1000 अपॉन बिग डब्ल्यू इज 6, नो सॉरी, दिस वॉज द क्वेश्चन ना। 75 ग्राम एसिटिक एसिड, 75 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, राइट। तरीका पता होना चाहिए, कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे, आई नो, वेरी इंटेलिजेंट यू आर। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। मैं नीचे भी कर लेती हूँ ताकि फ्लो में अब हम कर सके अपने क्वेश्चंस। ओ, दो ही हैं, फाइन, कल करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। Fine, we are left with the two numericals on this topic. So the next is a 5% cane sugar in water has freezing point itna. Calculate freezing point of 5% glucose in water and freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. नंबर 1। अक्सर ये क्वेश्चन करते मैंने स्टूडेंट्स को देखा, वो इसी को डेल्टा टीएफ मान लेते हैं। न्यू, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज गिवन, तो हम इसमें से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 273.15 माइनस दिस।
ठीक है, 2.15। नाउ क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 5% केन शुगर का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, तो 5% ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट निकालो वाटर में, दोनों का सॉल्वेंट सेम है। जब कभी न्यूमेरिकल में दो चीजें दी हो डिफरेंट डिफरेंट, तो आप इनको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हम पहले ना 5% केन शुगर का डिवाइड करते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू, पहले मैं सिंपल फॉर्मूला बता देती हूँ, इजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द केन शुगर। केन शुगर का मोलर मास होता है 342, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, है ना, ये हमें पता होना चाहिए, नहीं तो निकाल भी सकते हो। वेल, डेल्टा टी एफ पहले वाले का है 2.15 केन शुगर का, और के एफ दोनों का सेम है, नहीं लिखते वैल्यू, इनटू डब्ल्यू कितना है 5, मोलर मास 342, ये किसकी बात चल रही है, केन शुगर की, इनटू 1000। और आपको पता है ना 5% में स्मॉल डब्ल्यू 5 होता है और कैपिटल डब्ल्यू 95 होता है, इट इज क्वाइट अंडरस्टूड, हमें पता है 95। इट शुड बी डिवाइडेड बाय, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड, किसका निकालना है, ग्लूकोज का। के एफ हमने वैल्यू पुट नहीं करी, सॉल्वेंट सेम था, इसका 5/180 है, इंटू 1000/95, कैंसल्ड आउट हो जाएगा, 5 से 5 भी चला जाएगा, ये हो जाएगा 2.15 इज इक्वल टू 180/342। मैंने अपॉन में क्यों लिखा, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो अब आप क्या निकाल लेंगे, ये डेल्टा टी एफ, सॉरी नीचे डेल्टा टी एफ भी तो था, ये देखो ये हमारे पास आ गया, बस डेल्टा टी एफ कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा टी एफ, इसको उधर ले जाओ, और 342 इधर आएगा, 180 इधर आएगा, 2.15 इंटू 342/180। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ फॉर ग्लूकोज, राइट। तो यहां से हमने ये सीखा, जब दो वैल्यूज हो तो हम उसे डिवाइड कर देना चाहिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, two elements A and B form AB2 and AB4. If अच्छा, in 20 gram benzene, 1 gram AB2 lowers freezing point by 2.3 Kelvin and 1 gram AB4 lowers freezing point by 1.3 Kelvin. Calculate the atomic mass of A and B. देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा डेल्टा टी एफ वाला, क्योंकि फ्रीजिंग 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 की बात दे रखी है। दो लोग हैं, दो लोगों का हमको पहले मोलर मास निकालना है अलग अलग, अलग अलग निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, वंस अगेन आई एम राइटिंग डाउन द फॉर्मूला, बार बार लिखने से लर्न हो जाता है, मिस्टेक नहीं होती है, उसके बाद भी हो जाए तो इट्स ओके, ह्यूमन बींग्स है यार। डेल्टा टी एफ पहले हम ए बी टू को उठा लेते हैं, ये देखो ए बी टू को उठा लेते हैं, और इसका डेल्टा टी एफ है 2.3 केल्विन, के एफ कितना है 5.1, इट इज गिवन, स्मॉल डब्ल्यू 1 ग्राम है, मोलर मास वी हैव टू कैलकुलेट, किसका निकालना है, ए बी टू का कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने उसी का सामान उठाया है सारा, एंड 1000/20, क्योंकि 20 ग्राम सॉल्वेंट दे रखा है ना, 20। अब हमें इसमें करना क्या है, ये 50 आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, एम ए बी टू इज इक्वल टू 5.1 इंटू 50/2.3, यहां से हम मोलर मास निकाल लेंगे ए बी टू का। अब ए बी फोर का निकालते हैं, ए बी फोर का निकालने के लिए डेल्टा टी एफ कितना है 1.3, तो यहाँ लिखेंगे 1.3, के एफ की जगह 1.1, मोलर मास ए बी फोर टू बी कैलकुलेटेड 1000/20, ये भी 50 आ जाएगा, इसको वहां ले जाओ, तो मोलर मास ऑफ ए बी फोर विल बी इक्वल टू 5.1 इंटू 50/1.3, इसको सॉल्व कर लो, इसको भी सॉल्व कर लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी फोर में से अगर मैं मोलर मास ऑफ ए बी टू माइनस कर दूं, तो मोलर मास किसका आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, 4 में से 2 गए 2, तो बी टू का मोलर मास आ जाएगा। तो मोलर मास बी का निकालना हो तो जो भी तुम्हारा यहाँ आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो ये आपका मोलर मास ऑफ एटॉमिक मास, वही हम मोलर शब्द बोल सकते हैं एटम के लिए भी, एलिमेंट के लिए भी और कंपाउंड के लिए भी। ठीक है, तो ये आपका बी का मास निकल आया। अब ए का निकालना हो तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल, आपने जो ए बी टू का मोलर मास निकाला है यहाँ पे, ठीक है, मैं कैलकुलेट कर ही देती हूँ, वेट 1 सेकेंड, आई एम डूइंग इट विथ कैलकुलेटर। 5.1 इंटू 50
इज इक्वल टू 255 डिवाइडेड बाय 1.3 इक्वल टू, ये 196 आ रहा है, MAB4, ये आ रहा है 196। ठीक है, अब इसका भी निकाल लेते हैं। 5.1 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2.3, 110 आ रहा है इसका मोलर मास, 110। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, MAB4 का था 196, इसमें से -110 कर देंगे तो आ जाएगा 68, है ना? यस, 86 आ जाएगा। ये आया मास किसका, MB2 का। तो बी का निकालना है ना हमें, ये 2B का है, 1 का निकालना है, तो 86/2 आ जाएगा, 43 आ गया। अब हमें ए का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ AB2, कितना है इसका, 110, 110 था, इसमें से B2 माइनस कर दो, 86 माइनस कर दो, मोलर मास ऑफ ए आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, फाइन, तो हमारा ये वाला टॉपिक एंड होता है, फिनिश होता है। मुझे लगता तो है कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वाले थे। हमने ग्राफ भी कर लिया, फॉर्मूला भी कर लिया, KF का सेपरेट फॉर्मूला भी कर लिया, उसके मीनिंग्स भी देख लिए हमने। सबसे इम्पॉर्टेंट है वो वाला कि स्नो ऑन द रोड इज रिमूव्ड बाय स्प्रेइंग सॉल्ट्स। क्यों फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, एंटी फ्रीज। वेरी हॉट क्वेश्चन इज एंटी फ्रीज क्या होता है एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो, राइट? इथाइलिन ग्लाइकोल एंड इट डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये दो बातें हैं। सो यहाँ पर हम अपना ये टॉपिक एंड करते हैं, मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में, और उसमें हम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरा एक सजेशन है इसको वो करने से पहले, कि आप लोगों ने क्या करना है, इस असाइनमेंट को दोबारा से करना है, लिटरली दोबारा से करना है, और जो जितना मैंने थ्योरी कराई है उसको आईज क्लोज करके सारा रिवाइज करो, एक पेज के ऊपर मोटे मोटे पॉइंट्स लिख लो। बिलीव मी, आपको दूसरी बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा साल नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतने से ही आपका गुजारा हो जाएगा। वेन एवर देयर विल बी टेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तुम कहोगे हमें तो पहले ही ले लो टेस्ट हमारा। ठीक है, सो टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ यू, एंड गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।